हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। पीयूष नैनावत, यू नो लव एंड मिस्टर अब्रदीप बॉस, थैंक यू 40 रुपीज सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था वेंजे को जियायू ने मैसेज किया होता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए 1 बजे तुम्हारी कंपनी के नीचे आऊंगी, और वेंजे भी उससे मिलने के लिए हाँ बोल देता है। वेंजे सोच रहा होता है मैंने बहुत ही मेहनत करी थी जियायू को ये बात प्रूव करने के लिए कि मैं कोई लूजर नहीं हूँ, और फाइनली अब मैं उसके लिए वर्दी हो चुका हूँ। तभी टोनी वेंजे के पास में आते हुए बोल रहा होता है, वेंजे आके तुम किसको मैसेज कर रहे हो? कहीं तुमने मुझे बिना बताए कोई नई गर्लफ्रेंड तो नहीं बना ली ना? तभी घबराते हुए वेंजे बोल रहा होता है, नहीं मैं किसी को मैसेज नहीं कर रहा था। टोनी बोल रहा होता है, क्या तुम जियायू को मैसेज कर रहे थे? तभी शर्माते हुए वेंजे बोल रहा होता है, तुम्हें क्या पता चल गया कि मैं यहाँ पे जियायू को मैसेज कर रहा था? टोनी सोच रहा होता है, क्या इसको पूरी दुनिया के अंदर वही लड़की मिली थी? पहले तो इसके पास में ऑप्शन नहीं थे, लेकिन आखिर अब ये इसको क्यों चुन रहा है? टोनी बोल रहा होता है, वैसे तुम मेरे काफी अच्छे दोस्त हो, और मैं तुम्हें ये बात कंसर्न से बोल रहा हूँ, इसी वजह से बुरा मत मानना। अब तुम पहले की तरह नहीं रहे, अब तुम काफी ज्यादा सक्सेसफुल इंसान बन चुके हो। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी मैगजीन्स के ऊपर तुम फ्रंट पेज पे आ रहे हो। आखिर तुम उस लड़की जियायू के ऊपर अभी भी क्यों अटके हो? अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और तुम्हारे लिए तो वो कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। अभी की कंडीशन में तो तुम्हें कोई भी मिल जाएगी, तो आखिर तुम सेम लड़की के पीछे फिर से क्यों भाग रहे हो? वेंजे बोल रहा होता है, टोनी तू मेरे भाई जैसा है, और तुझे पता है कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको हम पैसे नहीं तोड़ सकते। देखा है तो हम सभी दोस्तों में तुम सबसे पहले अमीर हो गए, लेकिन फिर भी तुम हमें भूले नहीं ना, क्योंकि हमारे साथ में तुम्हारा एक इमोशनल ब्रदर्स वाला रिश्ता था। ऐसे ही मैं एक बहुत ही डीप बॉन्ड जियायू के साथ में शेयर करता हूँ। तुम्हें पता है, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं जियायू को 6 महीने से डेट कर रहा हूँ, लेकिन ये स्टोरी अभी नहीं बल्कि फर्स्ट डे स्टार्ट हुई थी, जब मैंने लाइब्रेरी के अंदर पहली बार जियायू को देखा था। पता है उस दिन भी वो मुझसे मिलके मेरे ऊपर चिल्लाई ही थी। सच में जियायू एक बहुत ही गुस्से वाली लड़की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका दिल बुरा है, वो उतनी ही काइंड हार्टेड भी है। सबसे बड़ी बात, वो पैसे के पीछे तो नहीं भागने वाली, और ये बात मैं तुम्हें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अभी से 6 महीने पहले मेरे पास में ना घर था ना ही गाड़ी थी, लेकिन फिर भी जियायू मेरे साथ में काफी खुशी खुशी रह रही थी। पता है उस टाइम उसके साथ में रहने में मुझे काफी ज्यादा शर्म आ रही थी, क्योंकि मैं उसे बिल्कुल भी अच्छी लाइफ नहीं दे पा रहा था। भले ही उसने मुझे 6 महीने बाद में जाके लूजर बोला, लेकिन मैं हमेशा खुद को लूजर ही फील करता था। तुम्हें पता है मुझे कितनी खुशी हो रही है कि अब मैं जियायू को वो लाइफ दे सकता हूँ जिसकी वो डिजर्व करती है। टोनी बोल रहा होता है, मेरे दोस्त तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। लाइफ में हमारे जो हर एक रिलेशन बनते हैं वो इमोशन से बनते हैं, और सच में हम उनको पैसे नहीं तोड़ सकते। इस बात से मैं तुम्हारे साथ में 100% एग्री करता हूँ, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी अकेले की तो नहीं बनती ना। चाहे 6 महीने पहले की बात है या 6 महीने बाद की, उसने तुम्हें एक लूजर बोला है, और मेरा मानना है कि किसी के पास में ऐसा हक नहीं है जो कि तुम्हें लूजर बोल सके। टोनी सोच रहा होता है, वेंजे ने ऐसा जियायू को बताया है ना, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। रियलिटी में मुझे पता है कि जियायू कैसी लड़की है। जब मैं उसे पहली बार मिला था तब मैं अपनी कार में बैठा था, और सिर्फ मेरे पास में एक्सपेंसिव कार थी, इसी वजह से वो मेरे पास में आके बैठ गई। मैं उसे बाबा भगा रहा था, लेकिन वो मेरे पास से भाग नहीं रही थी। तभी उसने ये बात नोटिस कर ली थी कि वेंजे मेरा दोस्त है, और यही वो रीजन था जिसकी वजह से उसने वेंजे को फंसाया भी। लेकिन हमारी दोस्ती के चक्कर में मैं कभी वेंजे को बता ही नहीं पाया कि आखिर जियायू उसके पीछे क्यों आई थी। वेंजे बोल रहा होता है, टोनी मैं ये बात मानता हूँ कि तुमने मेरी बहुत ही बड़ी हेल्प करी है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है ना जिसके अंदर मैं नहीं चाहता कि तुम इन्वॉल्व हो। अपनी लाइफ का ये डिसीजन मैं खुद लेना चाहता हूँ, इसी वजह से तुम मेरे और जियायू के मामले से थोड़ा दूरी रहो। टोनी बोल रहा होता है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे मामले से बाहर रह सकता हूँ। मैंने बस तुमसे एक सीक्रेट छुपा रखा था जो कि मैं तुमको बता रहा हूँ। उसके बाद में तुम्हें जो भी करना है तुम्हारा डिसीजन है, इसके बाद मैं तुम्हें कोई भी एडवाइस नहीं करूंगा। वेंजे टोनी की दी हुई फोटो को देखते हुए बोल रहा होता है, ये क्या चीज है? टोनी बोल रहा होता है, तुम दोनों के ब्रेकअप के बाद में मैंने जियायू के ऊपर नजर रखवाई थी। मैं बस देखना चाह रहा था कि आखिर वो लड़की ये सब गुस्से में बोल के गई है, या फिर सच में उसके बोलने का यही मतलब था। और मुझे जो पता चला ना वो सच में बहुत ही शॉकिंग है। तुमसे ब्रेकअप होने के बाद में अगले ही दिन जियायू एक नए लड़के के साथ में होटल गई थी, और तुम इतना समझदार हो ही कि तुम होटल जाने का मतलब समझ सकते हो, और अब वो तुम्हारे पास में वापस आ रही है। तो क्या तुम समझ नहीं पा रहे कि वो तुम्हारे पास में क्यों आ रही है? टोनी सोच रहा होता है, वेंजे मेरे दोस्त मुझे माफ करना, लेकिन जिस फेज को तुम अभी फेस कर रहे हो ना, मैंने वो फेज अपनी लाइफ में देख रखा है, और तुम्हारे दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें बर्बाद होते हुए तो नहीं दे सकता। मुझे कैसे भी करके तुम्हें इस लड़की से बचाना ही पड़ेगा। इसी वजह से मैंने इस हार्श रियलिटी को तुम्हें बता दिया। जब टोनी बाहर आता तो जाओटियान बोल रहा होता है, बदर टोनी आखिर प्रेसिडेंट वेंजे को क्या हुआ? आखिर वो अकेले अंदर क्या कर रहे हैं? टोनी बोल रहा होता है, थोड़ी देर के लिए वेंजे को सभी लोग अकेला छोड़ दो, उसे एक सही डिसीजन लेने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए।
वही कमरे के अंदर वेंजे रोते हुए सोच रहा होता है, मुझे लगा था कि तूने ये सारी बातें मुझे सिर्फ आगे बढ़ाने के लिए बोली थी, पर मुझे नहीं पता कि तुम सच में इन सारी बातों को लेके मीन करती हो। जियायू आखिर तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ? तुम्हारी वजह से मैंने अपने भाई से दोस्त से भी इतनी रूडली बात करी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। तुमने मेरे साथ में बहुत ही बुरा किया है। आगे हमें अगले दिन स्टार्क फार्मास्यूटिकल का सीन दिखाया जाता है। कॉल करते हुए ल्यू वेंजे बोल रहा होता है, ब्रदर टोनी क्या तुम मेरे ऊपर एक फेवर कर सकते हो? मुझे जियायू से बदल लेना है। मैं उसके साथ में कुछ ऐसा करना चाहता हूँ ना जिसकी वजह से वो लाइफ टाइम रिग्रेट करे। टोनी बोल रहा होता है, ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं इतनी कमाल की अरेंजमेंट करवाऊंगा ना कि वो लड़की तुम्हें कभी नहीं भूल पाएगी। आगे हमें दोपहर 12:50 का सीन दिखाया जाता है। जियायू अपने दोस्त को लेके स्टार्क फार्मास्यूटिकल के बाहर आ गई होती है। कॉल करते हुए जियायू बोल रही होती है, वेंजे मैं तुम्हारे कंपनी के नीचे आ चुकी हूँ। तभी वेंजे ठीक है बोल के कॉल काट देता है। जियायू सोच रही होती है, क्या वेंजे ने कॉल काट दिया? उसने बहुत ही जल्दी फोन नहीं काट दिया। जियायू की दोस्त बोल रही होती है, जियायू प्लीज शांत हो जाओ। अगर तुम्हें ये लग रहा है ना कि ये वेंजे वही वेंजे है जो कि हुआ करता था, तो तुम्हें बिल्कुल ही गलत लग रहा है। पहले वेंजे तुम्हारे आगे पीछे क्या करता था और अब वेंजे को हासिल करने के लिए तुम उसके पीछे हो, तो तुम्हें इन सारी चीजों को तो इग्नोर करना ही पड़ेगा। फिलहाल तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसी बात के ऊपर ध्यान देना है कि तुम्हें कैसे भी करके वेंजे को अपनी बातों में फंसाना है। एक बार वो तुम्हारे हाथों में आ जाएगा ना, तो फ्यूचर में ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएगी जब तुम वेंजे को सबक सिखा पाओगी। फिर जब वो लोग कंपनी के अंदर एंटर कर रहे होते तभी गार्ड बोल रहा होता है, मैम प्लीज आप रुक जाइए, आप कंपनी में एंटर नहीं कर सकती। चिढ़ते हुए जियायू की फ्रेंड बोल रही होती है, क्या हम एंटर नहीं कर सकते? कहीं तुम अंधे तो नहीं हो गए ना? ये जो मेरे साथ में लड़की है लू वेंजे की फियोंसे है और तुम अपने कंपनी के प्रेसिडेंट की फियोंसे को रोक रहे हो। अगर तुम हमें अभी कभी जाने नहीं दोगे ना तो हम वेंजे को कॉल कर देंगे। सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा होता है, क्या तुम फियोंसे हो? आखिर तुम क्या फालतू बातें कर रही हो? पूरी कंपनी में सभी को पता है कि हमारे प्रेसिडेंट सिंगल है और जितना बड़ा उनका स्टेटस है ना वो तुम ऐसे नॉर्मल लड़कियों क्यों पटाएंगे? देखो तुम मेरा टाइम वेस्ट मत करो, यहाँ से चली जाओ। मुझे बेवकूफ बनाना इतना भी आसान नहीं है। जियायू की दोस्त बोल रही होती है, आखिर इस बंदे की हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की? हम जिस कंपनी के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए आए हैं ये उस कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है। जियायू तुम एक बार वेंजे को कॉल करो ताकि वो इस बंदे को बताए कि हम लोग कौन है। कॉल करते हुए जियायू बोल रही होती है, वेंजे हम तुम्हारी कंपनी के बाहर आए हुए हैं और जब हम कंपनी के अंदर एंटर कर रहे थे ना तभी एक सिक्योरिटी गार्ड ने हम लोग को रोक दिया। हमने उससे बोला कि हम तुमसे मिलने के लिए आए हैं लेकिन फिर भी वो हम लोग को कंपनी में एंटर नहीं करने दे रहा। क्या तुम इससे एक बार बोल दोगे कि हमें ये एंटर करने दे? तभी वेंजे बोल रहा होता है, ठीक है मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। ये बोलते हुए वेंजे कॉल काट देता है। चिढ़ते हुए जियायू सोच रही होती है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया ना? आखिर ये बाबा मेरा कॉल कैसे काट सकता है? लू वेंजे तुम यहाँ पे बहुत ही बोल्डली एक्ट कर रहे हो। पैसा होने का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे सामने झुके रहूंगी। आज जबकि मैं तुमसे नीचे हूँ मुझे तुम्हें पटाना इसी वजह से मैं थोड़ा सा दबके रहूंगी, लेकिन जब तुम मेरे हाथ में आओगे ना तो मैं तुम्हें फिर से वही वेंजे बना दूंगी जो कि तुम हमेशा से हुआ करते थे। तुम मेरे आसपास में घूमने वाले डॉग हो और कुछ भी नहीं। जियायू की दोस्त गार्ड से बोल रही होती है, तुम देखते रहो, मेरी दोस्त ने तुम्हारे बॉस को कॉल किया था। तुम छोटे मोटे सिक्योरिटी गार्ड, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम हमें रोकोगे? बस तुम यहाँ पे 2 मिनट रुको, अभी तुम्हारी जॉब छूटने वाली है। जब वेंजे तुमको सभी लोगों के सामने डांट के कंपनी से बाहर करेगा ना तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें किसके सामने कैसा बिहेव करना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा होता है, मैम आप क्यों बिना किसी बात के मेरा टाइम वेस्ट कर रही हैं? जियायू सोच रही होती है, पक्का से वेंजे किसी काम में फंसा होगा, इसी वजह से उसे आने में टाइम लग रहा है। मैं श्योर हूँ कि वेंजे के अंदर मुझे लेके फीलिंग्स तो बाकी है। हो सकता है वो मुझे टेस्ट कर रहा हो कि अगर वो टाइम लगाता है तो मैं यहाँ पे रुकती हूँ कि नहीं रुकती उसके लिए। पर मुझे पता कि अगर मैंने उसके इस टेस्ट को पास कर लिया तो मैं उसे कंट्रोल कर पाऊंगी और उसके बाद में मेरी लाइफ बहुत ही कमाल की होने वाली है। तो पूरी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए मैं आज थोड़ी सी दिक्कतें तो देख ही सकती हूँ। वेंजे तुम्हें आज के लिए जितना भी एरोगेंट बनना है ना तुम बन लो, लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रही हूँ कि तुम्हें फ्यूचर में हर एक चीज का हिसाब देना होगा। जब मैं तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी को अपने नाम पे करके तुम्हें रोड पे लेके आऊंगी ना तब देखेंगे कि तुम्हारे साथ में क्या होता है। लेकिन अभी मुझे यहाँ पे नेगेटिव चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आज वेट कर रही हूँ ताकि मुझे एक लग्जरी लाइफ मिल जाए। आगे हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। धूप में खड़े खड़े जियायू और उसकी दोस्त की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। जियायू की दोस्त बोल रही होती है, मुझे लगा था कि अगर मैं तुम्हारे साथ में आऊंगी तो मेरी वेंजे से पहचान काफी अच्छी हो जाएगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने यहाँ पे आके बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। जियायू बोल रही होती है, लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने के लिए हमें लाइफ में दिक्कतों को फेस करना ही पड़ता है। तभी वो साइड से देखते हैं कि बहुत सारी लग्जरी कार्स उनकी तरफ आ रही होती है।
जियायू सोच रही होती है जो कार सारी है ना यहाँ पे, उन सभी की कीमत कम से कम 10 मिलियन है। लगता है इन्हीं में से किसी के अंदर वेंजे बैठा होगा। तभी कार्स के अंदर से सभी लोग उतरते हुए बोल रहे होते हैं जल्दी चलो, प्रेसिडेंट वेंजे आते ही होंगे। अगर वो आ गए और हम उनका वेलकम करने के लिए नहीं आए तो उनको कैसा लगेगा। तभी एक बंदा बोल रहा होता है देखो प्रेसिडेंट वेंजे का हेलीकॉप्टर आ रहा है। तभी हेलीकॉप्टर से अंदर वेंजे अपने 4 सेक्रेटरी के साथ में बाहर निकलता है। हम देखते हैं वेंजे ने अपने कपड़े से लेके हेयर स्टाइल सब कुछ को चेंज कर लिया होता है। जियायू बोल रही होती है क्या ये वेंजे है? मैंने पहले कभी नोटिस नहीं किया था कि ये इतना हैंडसम है और मुझे लगा था कि इन कार वाले बंदों में से कोई एक वेंजे होगा। लेकिन यहाँ पे तो ये सारे कार वाले बंदे वेंजे को ग्रीट कर रहे हैं। और जिस हेलीकॉप्टर से अब ये उतरा है ना, इसकी कीमत कम से कम 150 मिलियन है। वेंजे के साथ में रह के मेरी लाइफ कितनी अच्छी होने वाली है ना। मुझे अपने किए गए वेट के ऊपर बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है। जियायू की दोस्त बोल रही होती है जियायू तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ही हैंडसम है। मुझे तो तुमसे काफी ज्यादा जेलसी फील हो रही है कि तुम्हें एक ऐसा प्रेसिडेंट मिल गया जो कि बहुत ही हैंडसम है। कंपनी के सारे बंदे झुकते हुए बोल रहे होते हैं मिस्टर वेंजे आपका स्वागत है। तभी वेंजे जियायू के पास में आते हुए बोल रहा होता है मुझे फटाफट से बताओ कि तुम्हें क्या काम था, क्योंकि मैं बहुत ही बिजी हूँ। तभी जियायू आगे बढ़ते हुए वेंजे को गले लगा लेती है। जियायू बोल रही होती है वेंजे प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने उस दिन बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। प्लीज तुम मुझे उस गलती के लिए एक बार माफ कर दो। मैं जेन्युइनली तुम्हारी काफी ज्यादा केयर करती हूँ और मैंने तुम्हें एक बार सब कुछ बोल दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं कोई बुरी लड़की हूँ। चलो हम लोग साथ में जाते हैं, क्योंकि अगर हम फिर से साथ में नहीं हुए ना तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। ये बोलते हुए जियायू वहाँ पे रोने लगती है। जियायू सोच रही होती है वेंजे की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो बहुत ही नरम दिल का इंसान है। अगर मैं एक बार यहाँ पे रोना स्टार्ट कर दूंगी ना तो ये मेरे किसी भी बात को हंसते हंसते मान लेगा और भले ही अभी रूड बनने की कितनी ही एक्टिंग क्यों ना कर रहा हो, लेकिन ये फिर से अपने कैरेक्टर में आ जाएगा। तभी वेंजे जियायू को दूर करते हुए बोल रहा होता है मिस जियायू आप प्लीज थोड़ा सा खुद के लिए रिस्पेक्ट शो करिए। मैं आपसे यहाँ पे बात करो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप मुझे चिपकना स्टार्ट कर देंगी। आप एक लेडी है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप कैसे भी किसी के साथ बिहेव करेंगी। शॉक्ड होते हुए जियायू बोल रही होती है वेंजे आखिर तुम्हें क्या बोल रहे हो, मैंने किसी और को हक थोड़ी ना किया है, मैं तो तुम्हें ही हक कर रही थी ना। वेंजे बोल रहा होता है मैंने तुम्हें यहाँ पे जो क्लियर करने के लिए बुलाया है। सबसे पहली बात आज के बाद मुझसे मिलने के लिए कभी मत आना। तुम्हारे और मेरे बीच में जो भी कुछ था वो उसी दिन खत्म हो गया था और अब से मेरे साथ में ऐसा बिहेव करना जैसे कि हम कभी मिले ही नहीं थे। वो टाइम मेरे लाइफ का सबसे बेकार टाइम था जबकि मैं तुमसे मिला और तुम्हें देखने के बाद में मुझे वही बेकार टाइम याद आता है। तुम्हारे और मेरे लिए यही बेटर है कि हम दोनों कभी ना मिले। जियायू बोल रही होती है वेंजे मैंने तो सुना था कि लोग चेंज होते हैं, लेकिन आज मैंने अपने आंखों के सामने देख भी लिया। तुम वही इंसान हो जिसे कि मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम लाइफ टाइम मेरा ख्याल रखोगे। भले ही तुम्हारे पास में पहले पैसे नहीं थे, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत ही बड़ा था। पर वो बोलते हैं ना कि हर एक इंसान अपनी असलियत पहचानने के बाद ही दिखाता है। तुम्हारे पास में पैसे नहीं थे और मैं तुम्हारी उम्मीद से बेटर थी, इसी वजह से तुम मेरे साथ में थे। पर अमीर होने के बाद में तुम मेरी तरफ देख तक नहीं रहे हो। तुम सारे लड़के कचरा, घटिया और बीस्ट होते हो। शायद मैं अंधी हो गई थी, इसी वजह से मैं तुम्हारे से बेकार इंसान के साथ में 6 महीने तक रही। अगर मुझे तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में पहले से पता होता ना तो मैं तुम्हारे साथ में एक पल भी नहीं रहती। ये कैसा बिहेवियर है किसी को 1 घंटा तक वेट करा के उसके साथ में ऐसे बात तक न करना। मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम्हारे पास में कितना ही पैसा क्यों ना हो, लेकिन तुम आज भी उतने ही घटिया जितने की हुआ करते थे। मुड़ते हुए वेंजे बोल रहा होता अच्छा मैं घटिया और कचरा इंसान हूँ, तुमने मुझे सभी के सामने छोड़ दिया था और मैंने अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर लिया तो मैं घटिया इंसान हो गया, तो आखिर तुम खुद के बारे में क्या बोलोगी। ये बोलते हुए सारे फोटोज को उसके ऊपर फेंक देता है। वेंजे बोल रहा होता है मुझसे ब्रेकअप करने के अगले ही दिन तुम एक अमीर इंसान के साथ में होटल गई थी और मैंने सुना है कि उस बंदे ने भी तुम्हें छोड़ दिया। जैसे ही तुमने देखा कि तुम्हारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है और मैं इतना अमीर हो चुका हूँ, इसी वजह तुम्हारे पास में भागती हुई आ गई। अगर मैं तुम्हें सच बोलूं ना जियायू, तो मुझे तुम्हारे अंदर से घटियापन की बू आ रही है। तुम्हारे साथ में खड़े रहने की वजह से मुझे बहुत ही घटिया फील हो रहा है। मेरी नजरों से दूर हो जाओ इससे पहले कि मैं पे कुछ कर दूं। जियायू बोल रही होती है नहीं वेंजे, प्लीज मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करने का एक मौका तो दो। मैं जिसके साथ में गई थी ना वो मेरा कजिन था और कुछ भी नहीं। तुम्हें यहाँ पे जिसने भी ये फोटोज दी है ना उसने तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी है। वेंजे बोल रहा होता है एटलीस्ट इतना घटिया तो मत बनो कि कजिन्स के रिश्ते को भी बदनाम कर दो। तुम्हें क्या लगता है क्या मैंने रिसर्च नहीं करवाई होगी कि आखिर ये बंदा तुम्हारा क्या लगता है। मेरे हाथ में जो एविडेंस है ना इसके ऊपर शक नहीं किया जा सकता। जियायू में वो बेवकूफ वेंजे नहीं हूँ जो कि हुआ करता था। अगर मैं सच बोलूं तो तुमने कभी मेरी रिस्पेक्ट करी ही नहीं। मैं इस रियलिटी को मानने से मना कर रहा था, लेकिन असल में तुम सिर्फ और सिर्फ टोनी की वजह से मेरे साथ में थी और अब इस चीज को मैं सही तरीके से पहचान चुका हूँ। तो अब मेरी लाइफ से तुम हमेशा हमेशा के लिए दफा हो जाओ। फिर वेंजे अपनी टीम को लेकर ऑफिस में चला गया होता है। रोते हुए जियायू बोल रही होती है वेंजे मुझे माफ कर दो, मैं सच में तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। तुमसे ब्रेकअप होने के बाद में बिल्कुल ही पागल हो गई थी।
तुम अगर मुझे एक और मौका दोगे ना तो मैं सबको सुधार लूंगी। तभी सीन चेंज होता है, ली जियामू के मेंशन का सीन दिखाया जाता है। सेक्रेटरी बोल रही होते यंग मास्टर, हमें पता चल चुका है कि 50 रजिस्ट्रेशन किसने लगाया था। आप ये जानकर काफी शॉक्ड हो जाएंगे कि कितने पावरफुल बंदे ने ये रजिस्ट्रेशन लगाया था। ली जियामू बोल रहा होता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि ये बंदा रजिस्ट्रेशन लगा रहा था। जियांग चेन्यू तो जियांग फैमिली का यंग मास्टर है ना, आखिर इसका टोनी के साथ में क्या रिलेशन है जिसकी वजह से टोनी के लिए सब कर रहा था। सेक्रेटरी बोल रही होती है, हाँ यंग मास्टर आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं, ये कैपिटल वाले जियांग फैमिली का यंग मास्टर है। और रिसर्च के बाद में पता चला है कि पॉजिटिव रजिस्ट्रेशन के लिए सभी को फोर्स करने वाला यही बंदा है। और अभी जो मैं आपको बात बताने वाली हूँ ना, वो तो बहुत ही शॉकिंग है। कुछ दिनों पहले जियांग चेन्यू चू तेंगू के घर पे आया था उसकी बेटी को देखने के लिए, लेकिन उसी वक्त टोनी स्टार्क उनके घर पे पहुंच गया और टोनी स्टार्क ने वहाँ पे चेन्यू की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती कर दी। उसके बाद से जो जियांग चेन्यू वो टोनी स्टार्क से काफी ज्यादा नफरत करता है और अपना रिवेंज लेने के लिए लगातार प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है। जियांग चेन्यू ने फेटियान रियल एस्टेट के ऊपर जानबूझ के 50 रजिस्ट्रेशन लगाया था ताकि जो फेटियान रियल एस्टेट है उसके अंदर फंड की शॉर्टेज आ जाए। इसी के साथ में जो टोनी स्टार्क है उसके मार्केट में काफी ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी और उसके फंड्स भी काफी नीचे आ जाएंगे। चिढ़ते हुए ली जियामू बोल रहा होता है, तुम्हारे कहने का मतलब है टोनी स्टार्क के पास में कोई भी पावरफुल बैकिंग नहीं है, उसने अपने दो दुश्मनों को बेवकूफ बना के आपस में लड़ा दिया। मतलब यहाँ पे हम और जियांग चेन्यू दोनों ही बेवकूफ बन गए। मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है कि किसी के पास में इतना तेज दिमाग कैसे हो सकता है। उस कमीने ने यहाँ पे दो इतने बड़े लोगों को बेवकूफ इतने आसानी से कैसे बना दिया। ऊपर से मैंने तो गलती से जियांग फैमिली को भी ऑफेंड कर दिया, वो भी उस कमीने टोनी स्टार्क के चक्कर में। तुम फटाफट से जाओ और यंग मास्टर जियांग को कांटेक्ट करो, हमें उनको बताना पड़ेगा कि अभी जो भी कुछ हुआ वो सिर्फ गलतफहमी थी। यहाँ पे हम दोनों का ही टोनी स्टार्क ने यूज करा है। अगर हम दोनों यहाँ पे अपनी पावर मिला लेते हैं तो फिर टोनी स्टार्क को खत्म करना बहुत ही आसान हो जाएगा। आखिर तुम यहाँ पे खड़ी क्या हो, जल्दी जाओ, जल्दी जाके जियांग चेन्यू को कांटेक्ट करो। टोनी स्टार्क अभी काफी ज्यादा खुश हो रहा होगा कि हम लोग बेवकूफ बन चुके हैं, लेकिन अगर हम लोगों ने उसके प्लान को समझ के उसके ऊपर पलटवार कर दिया तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। तभी जो सेक्रेटरी होती है वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रही होती। सेक्रेटरी बोल रही होती है, यंग मास्टर अभी आपने जो पेपर्स फाड़े हैं ना उसके अंदर जियांग चेन्यू की कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन और बाकी सारी चीजें लिखी हुई थी और इसी को निकलवाने में मुझे 5 दिन लग गए थे, लेकिन अब आपने इसको फाड़ दिया तो मुझे कम से कम 4-5 दिन और लग जाएंगे। सीन चेंज होता है, हमें किन युआन कम्युनिटी का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं टोनी के अपार्टमेंट वाले घर पे निया आई होती है। टोनी बोलता है, निया तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे होऊंगा। निया बोल रही होती है, मुझे ऐसा फील हुआ था कि शायद से आप घर पे होंगे और आपको पता है मैंने कल ही यूट्यूब पे देख के एक नई डिश बनाना सीखा है, अगर मैं आपके लिए वो बनाऊंगी तो आपको पक्का से वो बहुत ही पसंद आएगा। टोनी बोल रहा होता है, निया तुम मेरे घर की कोई मेड नहीं हो जो कि तुम सुबह आके मेरे लिए खाना बना देती हो और शाम को आके मेरे झाड़ू लगा देती हो, तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरे दिए हुए उन पैसों की वजह से सब कर रही हो ना तो तुमने उसके बदले में मुझे ये घर दे दिया है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। निया बोल रही होती है, नहीं पता टोनी ऐसी बात नहीं है, आपके लिए सारा काम करने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और वैसे भी कौन सा आप मुझे सारा काम करने के लिए बोलते हैं, मैं तो ये सारा काम अपनी मर्जी से करती हूँ ना। और अगर आपको याद होगा तो आपने मुझे 5 मिलियन दिए थे, वही जो मैंने आपको ये घर दिया है ना ये सिर्फ और सिर्फ 3 मिलियन का ही है। अभी भी मेरे ऊपर आपके 2 मिलियन उधार है और उसको चुकाने के लिए मेरे पास में पैसे तो है नहीं और मुझे पता है कि आप मुझसे पैसे लेंगे भी नहीं, इसी वजह से मैं कम से कम आपके लिए कुकिंग करके खुद को सेटिस्फाई तो कर सकती हूँ ना। टोनी सोच रहा होता है, सच में निया तो बहुत ही अच्छी लड़की है, अभी तक में मैंने सबसे कम निया के लिए कुछ भी किया है और फिर भी ये लड़की हमेशा मेरा इतना केयर करती है। मैंने शायद से बाकी को बिलियंस डॉलर दे रखा है, लेकिन शायद से उन सारी लड़कियों को इतना फर्क नहीं पड़ता जितना कि निया को पड़ता है। फिर टोनी बोलता है, निया एक काम करो, काम को साइड में रखो, मेरे पास में आओ, मुझे तुम्हें कुछ देना था। तभी निया टोनी के पास में आते हुए बोल रही होती है, ऐसी कौन सी चीजें जो कि आप मुझे देना चाहते हैं, और जब मैं घर में आई थी तो आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं था। तभी टोनी अपने हाथ को निया के सर के ऊपर रख देता है। शर्माते हुए निया सोच रही होती है, बड़ा टोनी ने अपने हाथ को मेरे सर के ऊपर रखा है, आखिर यहाँ पे क्या करना चाहते हैं। अगर ये कुछ भी करने के लिए बोलेंगे तो मैं उसके लिए कभी भी मना नहीं करूंगी। लगता है मेरे आज तक की करी हुई सारी मेहनत काम आ रही है, आज मुझे बड़ा टोनी एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी देंगे। वही टोनी सोच रहा होता है, निया जो मैं तुम्हें गिफ्ट देने वाला हूँ ना वो बहुत ही कमाल का होने वाला है, चाहे तुम कितने ही पैसे क्यों ना खर्च कर लो तुम ये गिफ्ट नहीं खरीद सकती। फिर सिस्टम बता रहा होता है, निया का अपीयरेंस है 7.9 और उसकी फिजिक है 8.5, साथ ही उसका हेल्थ है 7.6। अगर सारी चीजों को मिला दिया जाए तो निया एक टॉप की ब्यूटी है। निया सोच रही होती है, आखिर बड़ा टोनी ये क्या कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सिस्टम बता रहा होता है, अभी आपके पास में 269 स्ट्रगनिंग पॉइंट है,
क्या आप अपने 10 पॉइंट का यूज करते हुए निया के अपीयरेंस को और बेटर करना चाहेंगे? टोनी को याद आ रहा होता है कैसे निया उसके लिए पहली बार उसकी पिक्चर बना के लेके आई थी। फिर निया ने ये भी बोला था कि टोनी मैं तुम्हारे लिए काफी मेहनत करूंगी ताकि मैं तुम्हारे लायक बन सकूं। और फिर जब भी टोनी घर पे आता है निया हमेशा उसके लिए खाना बना के रखती है। टोनी बोल रहा होता है निया मेरे को तुम्हारे साथ में जितनी भी यादें याद है ना वो सभी तो बहुत ही कमाल की है और इन यादों के बदले में मैं तुम्हारे अपीयरेंस को बढ़ा रहा हूँ। सिस्टम बता रहा होता है होस्ट अपने टारगेट की एबिलिटी को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार स्ट्रेंथनिंग कर सकता है और अगर होस्ट को दूसरी बार भी किसी को स्ट्रेंथनिंग करना है ना तो उस टारगेट की अफेक्शन एटलीस्ट 100 पॉइंट क्रॉस होनी चाहिए। टोनी निया के सर के ऊपर हथौड़ा मारते हुए बोल रहा होता है सिस्टम निया की अपीयरेंस को अपग्रेड कर दो। हम देखते हैं टोनी के हथौड़े की वजह से निया थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई होती है। तभी जो उसकी फेस और बॉडी होती है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाती है और अब निया का फेस काफी ज्यादा चेंज हो गया होता है। सिस्टम बता रहा होता है अब निया की अपीयरेंस है 8.8, फिजिक है 9 और हेल्थ है 9.9। अब निया एक टॉप नॉच की ब्यूटी बन चुकी है और उसकी हेल्थ बहुत ही कमाल की हो गई है। आंखें खोलते हुए निया बोल रही होती है ब्रदर टोनी आखिर आप ये सब क्या कर रहे हो? टोनी सोच रहा होता है अब मैं इसको कैसे समझाऊं कि मैं इसके अपीयरेंस को चेंज कर रहा था। निया सोच रही होती है शायद ब्रदर टोनी मुझे किस करने वाले हैं। टोनी बोल रहा होता है वैसे अब मुझे और कुछ नहीं कहना, तुम अपना काम जाके कर सकती हो। साथ ही टोनी सोच रहा होता है मुझे लगा नहीं था कि स्ट्रेंथनिंग पॉइंट देने की वजह से मेरी हालत इतनी खराब हो जाएगी। मुझे अभी काफी थकान फील हो रही है, यहाँ तक कि मुझे खड़ा होने का भी मन नहीं कर रहा। मैं जाकर थोड़ी देर के लिए सो लेता हूँ। वही निया सोच रही होती है ब्रदर टोनी कभी कभी काफी अजीब हो जाते हैं। ब्रदर टोनी को समझना कि आखिर वो कब क्या चाहते हैं ये बहुत ही मुश्किल है। काश मैं थोड़ी सी और खूबसूरत होती जिससे कि मैं ब्रदर टोनी को फंसा पाती, क्योंकि ब्रदर टोनी के पास में जाओकी और स्कारलेट है जो कि हमारी यूनिवर्सिटी के सबसे टॉप नॉच की ब्यूटीज है। अगर मैं उन लोगों के सामने बात करूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल ब्यूटी हूँ जो कि सिर्फ एक उम्मीद के चक्कर में यहाँ पे मेहनत कर रही है। सीन चेंज होता है, हमें वुडन यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है। रास्ते में चलते हुए निया सोच रही होती है आखिर ब्रदर टोनी के लिए और क्या कर सकती हूँ। वैसे उनकी एक बहन भी है ना मैंग मैंग, मैं उसको फंसाने का ट्राई करती हूँ। हो सकता है कि उसके चक्कर में ब्रदर टोनी के क्लोज आ पाऊँ। वही हम देखते रास्ते में चलते हुए सारे बंदे निया को ही देख रहे होते हैं। एक बंदा बोल रहा होते तो आर्ट डिपार्टमेंट की निया है ना, ये पहले सिर्फ और सिर्फ अच्छी दिखती थी लेकिन आज तो ये काफी ज्यादा कमाल की दिख रही है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है हाँ तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये तो बहुत ही कमाल की दिख रही है, ये इतनी अट्रैक्टिव थी तो हमें से किसी ने नोटिस ही नहीं करा। ये जो हमारी प्रेसिडेंट है ना जाओकी, कम से कम ये उस लेवल की ब्यूटी दिख रही है। शायद से इसने सर्जरी कराई है लेकिन इससे हमें क्या ही फर्क पड़ता है। अगर सर्जरी से इतने कमाल के इफेक्ट आ रहे हैं ना तो हम भी जल्दी ही सर्जरी करवाएंगे। जब निया कॉरिडोर में चलते हुए जा रही होती है तभी सारे बंदे उसको घूरने लगते हैं, उसकी फोटो क्लिक करने लगते हैं। निया सोच रही होती है आखिर यहाँ पे आज सभी लोगों को क्या हो गया है। जब मैं रास्ते में आई थी तो सभी लोग मुझे घूर रहे थे, पता नहीं क्यों सारे लोग मुझे देख के आपस में कुछ ना कुछ बातें कर रहे हैं। ये सेम चीज रास्ते में भी हुई और कॉलेज के अंदर भी हो रही है। यहाँ तक कि जब मैं फाउंडेशन आ चुकी हूँ तभी यहाँ पे सारे लोग मुझे घूर रहे हैं। कहे तो नहीं कि मैंने कपड़े वगैरह पहने में कोई गलती कर ली हो, इसी वजह से यहाँ पे सभी लोग मुझे घूर रहे हैं। मुझे जाकर चेक करना पड़ेगा कि सब कुछ ठीक तो है ना। फिर निया वॉशरूम में जाकर चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। निया बोल रही होती है आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैंने तो कल रात को ही मिरर देखा था और मैं कल इतनी ब्यूटीफुल नहीं लग रही थी जितनी कि मैं आज लग रही हूँ। क्या मेरा अपीयरेंस हमेशा से इतना अच्छा था या फिर शायद से मैं आजकल काम करने लग गई हूँ ना, इसी वजह से मेरा अपीयरेंस इतना अच्छा हो गया है। तभी वहाँ पे एक लड़की आते हुए बोल रही होती है डायरेक्टर निया आज तो आप बहुत ही कमाल की लग रही हो, लगता है आपने अपना मेकअप चेंज किया है। वैसे आप कौन से ब्रांड का मेकअप यूज कर रही हो, इसके इफेक्ट तो सब में बहुत ही कमाल के हैं। निया बोल रही होती है पहले तुम मेरी तारीफ करना बंद करो, वैसे आज मैं कोई मेकअप करके नहीं आई हूँ। वो लड़की बोल रही होती है डायरेक्टर निया इसे बोलते हैं नेचुरल ब्यूटी, बिना मेकअप के आप इतनी अच्छी लग रही हो जितना कि हम मेकअप करने के बाद भी नहीं लगते। अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो मुझे आपसे काफी जलन हो रही है। वैसे मुझे याद है जो हमारे चेयरमैन चू यूमो है ना, उन्होंने आपको मिलने के लिए ऑफिस में बुलाया है। वो मुझसे कह रही थी कि जैसे ही आप ऑफिस से आप उनसे मिलने के लिए जाए क्योंकि उनको आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस करना है। निया बोल रही होती है अच्छा डायरेक्टर चू यूमो ने मुझे बुलाया है, ठीक है फिर मैं जा रही हूँ, तुम्हारा शुक्रिया मुझे बताने के लिए। सीन चेंज होता है, हमें चू यूमो के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। एक बंदा बोल रहा होता है चेयरमैन आपको याद होगा कि स्टाफ फार्मास्यूटिकल काफी ज्यादा फेमस हो रही थी क्योंकि उन लोगों ने कोरोना वायरस का एंटीडोट बनाया था जो कि काफी ज्यादा कामयाब भी रहा था। आपको पता है उसी सेम कंपनी ने अपनी नई मेडिसिन को लॉन्च करा है और नई मेडिसिन की रिपोर्ट के बारे में जान के तो आप काफी ज्यादा हैरान रह जाओगी। जो नई मेडिसिन है उसका नाम है H696। ये मेडिसिन क्लेम कर रही है कि ये टर्मिनल डिजीज जैसे कि कैंसर को ठीक कर सकती है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट के चेक करने के बाद में इनकी मेडिसिन को अप्रूवल भी मिल गया था। इसी वजह से कल हमारे एक पेशेंट के ऊपर हम लोगों ने इस मेडिसिन को यूज करा। जिस बंदे के ऊपर हम लोगों ने इस मेडिसिन को यूज करा था ना, उस बंदे को कैंसर था, वो भी लास्ट स्टेज का।
हमारे पास में कोई भी तरीका नहीं था उस पेशेंट को ठीक करने का, इसी वजह से हमने उसके ऊपर ये मेडिसिन का यूज करा। आप मानेंगे नहीं, सिर्फ एक यूज के बाद में उसका कैंसर लास्ट स्टेज से मिडिल स्टेज पे आ गया है। यहाँ तक कि लगातार ये मेडिसिन उसको बेनिफिट करता जा रहा है। शायद से 2-3 डोज के बाद में उसका जो कैंसर वो पूरी तरीके से रिवर्स कर जाएगा। हमारे जितने भी डॉक्टर्स है वो काफी ज्यादा हैरान हो चुके हैं इसके इफेक्ट को देख के। यहाँ तक कि हमारे डॉक्टर्स ने ये भी बोला है कि हमारे पास में जितना भी मेडिसिन आ सकता है ना, उतना ये हमारे लिए काफी अच्छा होगा। इससे जल्दी हमारे हॉस्पिटल में लोगों का इलाज हो पाएगा और हमारे यहाँ के बेड्स भरेंगे भी नहीं। तो इसी वजह से प्लीज आप स्टाफ फार्मास्यूटिकल वालों से बात करिए। चू युमा बोल रही होती है, सच में मेडिसिन तो बहुत ही कमाल की है। अगर हम लोग स्टाफ फार्मास्यूटिकल वालों से बात करके इस मेडिसिन को सस्ते में खरीद पाते ना, तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो जाता। हमारे सारे के सारे बीमार पेशेंट को काफी जल्दी रिलीफ मिल जाता। तुम जा सकते हो और डॉक्टर्स को बोल देना कि मैं स्टाफ फार्मास्यूटिकल वालों से बात करने का ट्राई कर रही हूँ। अगर हम लोगों को मेडिसिन सस्ते दामों में मिल पाती है ना, तो मैं जल्दी मेडिसिन को अवेलेबल करवा दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद में ऑफिस से गेट के ऊपर निया नॉक करती है। निया बोल रही होती है, चेयरमैन क्या आपने मुझे बुलाया था? युमा बोल रही होती है, निया क्या तुमने सर्जरी करवाई है? आज तो तुम बहुत ही क्यूट दिख रही हो। शर्माते हुए निया बोल रही होती है, चेयरमैन आप प्लीज मुझे टीज मत करिए। आज जैसे एक्सेप्शनल ब्यूटी मुझे बोल रही है कि मैं अच्छी दिख रही हूँ। अगर आपसे कंपेयर किया जाए तो हमारे फाउंडेशन में ऐसी एक भी लड़की नहीं होगी जो कि आपके ब्यूटी के आसपास भी होगी। युमा बोल रही होती है, हम लोगों ने तो इधर उधर की बात बहुत सारी कर ली, चलो हम लोग काम की बात करते हैं। ये लो तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर। हम देखते हैं निया को डायरेक्टर से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया होता है। खुश होते हुए निया बोल रही होती है कि आप लोगों ने मुझे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया। चेयरमैन आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये पोस्ट देने के लिए। युमा बोल रही होती है, मैं तुम्हारे काम को बहुत ही टाइम से ऑब्जर्व कर रही हूँ। लोगों से डील करने में और अपना काम निकलवाने में तुम्हारी स्किल्स बहुत ही कमाल की है। अगर तुम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पोस्ट पे आती हो ना, तो तुम हमको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी कंपनी से बात करने के लिए आगे जाओगी। मुझे डेफिनेटली लगता है कि तुमसे बेहतर ये काम कोई भी नहीं कर सकता। निया, मुझे तुम्हारे पोटेंशियल के ऊपर पूरा भरोसा है और मैं तुम्हें इस पोस्ट के साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क दे रही हूँ, जो कि हमारे फाउंडेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि ये टास्क तुम्हारे अलावा पूरे के पूरे फाउंडेशन में कोई भी और नहीं कर सकता। खुश होते हुए निया बोल रही होती है, चेयरमैन प्लीज मुझे बताइए आखिर वो कौन सा काम है, मैं उस काम को करने के लिए अपना पूरा 100% दूंगी। युमा बोल रही होती है, मैं चाहती हूँ कि तुम स्टाफ फार्मास्यूटिकल के प्रेसिडेंट लू वेंजे से मिलो। फिलहाल उनकी कंपनी ने एक नई मेडिसिन को लॉन्च किया है जिसका नाम है H696। तुम उनसे बात करो और कैसे भी करके उनकी मेडिसिन की प्राइस को थोड़ा नीचे लेके आओ। तुम्हें तो पता ही है कि हमें फाउंडेशन है जो कि लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं और हमारे फाउंडेशन में सिर्फ और सिर्फ टोनी के पैसे लगे हुए हैं। तो इसी वजह से अगर हम इस पैसे को संभाल के यूज करें तो ये हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा। और तुम ये भी ट्राई करना कि जो स्टाफ फार्मास्यूटिकल वाले हैं ना, वो हम लोगों को कुछ मेडिसिन तो डोनेट कर दे। ये भी हमारे लोगों के लिए काफी अच्छा होगा क्योंकि वो लोग हमारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। निया बोल रही होती है, क्या स्टाफ फार्मास्यूटिकल? आपको पता है मैं प्रेसिडेंट लू वेंजे को जानती हूँ और मेरे लिए तो ये काम करना बहुत ही ईजी होगा। युमा बोल रही होती है, क्या तुम लू वेंजे को जानती हो? निया बोल रही होती है, शायद से आपको पता नहीं है कि टोनी और लू वेंजे काफी अच्छे दोस्त है और मैं लू वेंजे से मिल रखी हूँ। एक बार जो प्रेसिडेंट लू वेंजे थे ना, वो काफी ज्यादा दिक्कत में थे। इसी वजह से मुझे टोनी ने बोला था कि मैं उनकी गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करूँ ताकि हम उनकी एक्स गर्लफ्रेंड को सबक सिखा सके। उस दिन मैंने उनकी काफी हेल्प करी थी, इसी वजह से मुझे पक्का भरोसा है कि वो हमारी हेल्प जरूर करेंगे। युमा बोल रही होती है, इसका मतलब स्टाफ फार्मास्यूटिकल और टोनी के बीच में बहुत ही गहरा रिलेशन है। हमें मेडिसिन पाने में काफी आसानी होगी क्योंकि ये कंपनी तो टोनी की दोस्त की ही है। निया बोल रही होती है, प्रेसिडेंट आखिर आप कैसी बातें कर रही हो? क्या आपने कंपनी का नाम सही से नहीं सुना है? इसका नाम है स्टाफ फार्मास्यूटिकल। ये कंपनी और किसी की नहीं बल्कि ब्रदर टोनी की है और उन्होंने वेंजे को तो प्रेसिडेंट के तौर पे अपॉइंट कर रखा है। जहाँ तक मुझे याद है शायद से इस कंपनी के 50% शेयर ब्रदर टोनी के पास में है, तो इस ऐसे पूरे कंपनी के ओनर तो ब्रदर टोनी हुए ना। शॉक्ड होते हुए युमा बोल रही होती है, क्या इस कंपनी का ओनर टोनी है? युमा सोच रही होती है, जियांग चेन्नी वाले इंसिडेंट के बाद से टोनी मेरा कॉल नहीं उठा रहा और अब जाके मुझे पता चल रहा है कि स्टाफ फार्मास्यूटिकल के पीछे का ओनर टोनी है। वो दुनिया को दिखा रहा है कि वो बहुत ही बड़ी चैरिटी कर रहा है, लेकिन इसी फार्मा इंडस्ट्री का यूज करते हुए बहुत सारे पैसे बना रहा है। वो और कुछ नहीं करो, अपने कुछ फंड्स को शिफ्ट करके काफी ज्यादा महान बन रहा है। उसको फार्मा की फील्ड के अंदर कदम रखना था, इसी वजह से उसने हॉस्पिटल खोल के चैरिटी का बहाना करा। और सबसे बेकार बात तो ये है कि उसने इन सारी चीजों के बारे में मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। जब मैंने टोनी को कॉल करके बोला था कि जियांग चेन्नी से फाइट मत लो, तब से वो मेरे ऊपर भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। ये जानने के बावजूद भी कि वो मुझसे नाराज है, मैं उसे फाउंडेशन को संभाल रही थी। यहाँ तक कि मैं फंड्स को काफी मेहनत करके चल रही थी ताकि सारा काम भी हो जाए और किसी को कोई दिक्कत भी ना आए। फिर युमा बोल रही होती है, निया फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों को इन्फॉर्म कर दो कि सारे एम्प्लॉयज की सैलरी को 3000 युआन से बढ़ाया जा रहा है और जो लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं ना, उन लोगों की सैलरी को 5000 युआन बढ़ा दो। तुम्हारी सैलरी भी मैं पहले से 8000 युआन बढ़ा रही हूँ और हमारे मेडिकल फील्ड के अंदर जितने भी स्टाफ काम कर रहे हैं ना, उन सभी की सैलरी को डबल कर दो।
और जितने भी बंदे हमारे पास माइनर डिजीज को लेके भी आ रहे हैं ना, उन सभी को भी एक्सेप्ट कर लो। जिन चीजों के पीछे हम लोग काफी सोच समझ के कम खर्चा कर रहे थे, उन सभी चीजों के पीछे डबल खर्चा करना स्टार्ट कर दो। ह्यूमो सोच रही होती है टोइन तुम्हें लोगों से पैसा कमाया है ना, और वो सारा का सारा पैसा लोगों में वापस जाएगा। तुम एक बहुत ही बुरे इंसान जो कि सिर्फ पैसा कमाना जानता है, लेकिन तुम्हें नहीं पता तुम्हारी रियलिटी जानने के बाद मैं लोगों को तुम्हारे पैसे बेनिफिट दूंगी। देखते हैं तुम कब तक परेशान होकर मुझे कॉल नहीं करते। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।